सफलता की चाहत हम सब में होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि कामयाब लोगों के पास कोई जादुई फॉर्मूला होता है या कोई खास टैलेंट जो हमारे पास नहीं है। हाँ, हम उनकी कामयाबी की मंजिल तो देखते हैं, पर उस तक पहुंचने का सफर नहीं। लेकिन क्या सच में ये कोई राज है? आज हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे। हमारे पास नाइजल कम्बरलैंड की किताब 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू के कुछ अंश हैं, और ये किताब इसी धारणा को चुनौती देती है। बिल्कुल। किताब का जो मूल विचार है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, कि सफलता किसी एक बड़े चमत्कारी काम का नतीजा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। सही आदतों और फैसलों का एक जमावड़ा। ये कोई 100 नियम नहीं, बल्कि 100 प्रैक्टिकल आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो चलिए सिर्फ इन आदतों को गिनने के बजाय इनके पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। किताब की शुरुआती आदतों में से एक है साफ लक्ष्य रखना। हाँ। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। हम में से ज्यादा लोग लक्ष्य बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इन कामयाब लोगों के लक्ष्य में ऐसा क्या अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फर्क क्या में नहीं, कैसे में है। किताब के मुताबिक सफल लोगों के लिए लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक फिल्टर होता है। फिल्टर मतलब जब मंजिल बिल्कुल साफ हो तो रास्ते के हर छोटे बड़े फैसले को उस फिल्टर से गुजारा जाता है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य एक मैराथन दौड़ना है। ठीक है। अब जब कोई दोस्त उन्हें देर रात पार्टी के लिए बुलाएगा तो उनका फैसला इस फिल्टर से होकर गुजरेगा। क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? जवाब साफ है। लक्ष्य उनकी इच्छा शक्ति को एक दिशा देता है। अच्छा, तो लक्ष्य एक तरह का जीपीएस है जो आपको भटकने से बचाता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और आदत की बात की गई है, जिम्मेदारी लेना, ब्लेम गेम ना खेलना। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बाहरी परिस्थितियों का कोई रोल ही नहीं होता? अगर इकोनॉमी खराब है या कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, तब जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब है? यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सही बात है। इकोनॉमी, मौसम या दूसरों का व्यवहार, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, अपनी भाषा बदलो। अच्छा? मुझे ये करना पड़ा कि जगह वे कहते हैं मैंने ये करने का फैसला किया। ये छोटा सा बदलाव उन्हें विक्टिम की मानसिकता से निकालकर क्या कहते हैं, ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है। वाह! मतलब वो हालात के थर्मोमीटर नहीं बनते। बिल्कुल, जो सिर्फ तापमान बताता है, बल्कि थर्मोस्टैट बनते हैं जो तापमान तय करता है। ये एक शक्तिशाली विचार है, और शायद यही मानसिकता उन्हें समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। हाँ। किताब कहती है कि वो समस्याओं में मौके देखते हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि वो हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं? ये तो थोड़ा अवास्तविक लगता है। नहीं, इसका मतलब हर समय मुस्कुराते रहना नहीं है। इसका मतलब है समस्याओं को एक पहेली की तरह देखना, न कि एक दीवार की तरह। जहां ज्यादातर लोग एक बंद दरवाजा देखकर निराश हो जाते हैं, वहीं वे ये सोचने लगते हैं कि क्या कोई खिड़की खुली है, या क्या इस दीवार को तोड़ने के लिए कोई औजार बनाया जा सकता है। तो ये एक एक्टिव समाधान खोजने वाली मानसिकता है। सही, न कि सिर्फ एक निष्क्रिय अच्छी भावना। ठीक है, तो अगर सफलता एक गाड़ी है तो साफ लक्ष्य उसका जीपीएस सेट करने जैसा है, और ये जिम्मेदार मानसिकता उस ड्राइवर की तरह है जो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है। लेकिन सिर्फ जीपीएस सेट करने और ड्राइवर के होने से गाड़ी चलती नहीं, उसके लिए एक इंजन चाहिए। तो किताब के मुताबिक वो इंजन क्या है? वो इंजन है एक्शन और अनुशासन। अच्छा। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सफल लोग काम करने के लिए मोटिवेशन या सही मूड का इंतजार नहीं करते। ये तो हम सब करते हैं। हाँ, लेकिन वे समझते हैं कि मोटिवेशन एक्शन का नतीजा है, एक्शन का कारण नहीं। जब आप काम शुरू करते हैं तो प्रगति देखकर मोटिवेशन अपने आप आता है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। हम सब उस फ्लो का इंतजार करते हैं। तो वे इस भावना से कैसे लड़ते हैं कि आज मन नहीं कर रहा? वे लड़ते नहीं, वे सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम? हाँ, अनुशासन एक भावना नहीं, एक मांसपेशी है जिसे रोज इस्तेमाल करके मजबूत किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समय की कद्र करना। सोर्स के मुताबिक वे अपना समय किसी मैनेजर की तरह मैनेज करते हैं। वे अपना दिन पहले से प्लान करते हैं। वो जानते हैं कि उनका समय उनकी सबसे कीमती संपत्ति है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है टाल मटोल से बचना, प्रोक्रास्टिनेशन। किताब में 80-20 नियम का भी जिक्र है। हाँ,
ये सुनने में तो बहुत आता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत सीधा सा मतलब है। अगर आपकी टू डू लिस्ट में 10 काम हैं, तो शायद उनमें से सिर्फ 2 काम ऐसे होंगे जो आपके 80% नतीजे देंगे। ओके। बाकी 8 काम बिजी वर्क हो सकते हैं, जरूरी लगते हैं, पर उतने असरदार नहीं होते हैं। सही। कामयाब लोग उन 2 सबसे जरूरी कामों को पहचानने और सबसे पहले खत्म करने में माहिर होते हैं। भले ही बाकी 8 काम आसान क्यों न लगें, वे मुश्किल काम सबसे पहले करते हैं। अच्छा, तो प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है? नहीं, बल्कि अक्सर ये साफ ना होने का नतीजा है कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। हम आसान कामों को करके प्रोडक्टिव महसूस करने का धोखा खाते हैं। बिल्कुल। और इसी अनुशासन, समय के सम्मान और सही प्राथमिकताओं का मिश्रण है, वो इंजन है जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। चलिए, गाड़ी आगे बढ़ रही है, इंजन भी काम कर रहा है, लेकिन लंबे सफर के लिए इंजन को ईंधन और लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब कहती है कि ये ईंधन और मेंटेनेंस है, व्यक्तिगत विकास और लचीलापन। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक ईंधन की। सफल लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। एक्सरसाइज, सही नींद और अच्छा खाना। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। बिल्कुल। लेखक इसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं। आपका शरीर आपकी कंपनी का सबसे महंगा और जरूरी एसेट है। क्या आप अपनी सबसे कीमती मशीन में खराब क्वालिटी का ईंधन डालेंगे? नहीं, या उसकी सर्विसिंग छोड़ देंगे? कभी नहीं। वही। ये एक बेहतरीन नजरिया है। और मानसिक मेंटेनेंस के बारे में क्या? मानसिक मेंटेनेंस है लगातार कुछ नया सीखना। वे जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से उनका विकास रुक जाएगा। ये सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या है? ये नई स्किल्स डेवलप करना है, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट से सीखना है और सबसे जरूरी फीडबैक मांगना है। खासकर वो फीडबैक जो सुनने में अच्छा ना लगे। बिल्कुल। और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सही बात है। सोर्स ये साफ कहता है कि कामयाब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। अब यहाँ एक सवाल है। पूछिए। एक कैलकुलेटेड रिस्क और एक बेवकूफी भरे जुए में किताब क्या फर्क बताती है? फर्क तैयारी में है। तैयारी? हाँ, एक बेवकूफी भरा रिस्क भावनाओं में आकर या बिना सोचे समझे लिया जाता है, जबकि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने से पहले पूरी रिसर्च की जाती है। फायदे और नुकसान को तौला जाता है। और सबसे जरूरी, एक प्लान बी तैयार रखा जाता है। यानी अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा। वे नुकसान को सीमित करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ फायदे के सपने नहीं देखते। और जब आप रिस्क लेंगे तो कभी कभी नाकामयाबी भी हाथ लगेगी, ये तो तय है। हाँ, ये तो होगा ही। तो वे फेलियर को कैसे देखते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो गलतियों से डरते हैं। वे फेलियर को एक व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि मैं हार गया या मैं नाकाबिल हूँ। तो वो क्या सोचते हैं? बल्कि वे सोचते हैं कि मेरा ये तरीका काम नहीं किया, मैंने इससे क्या सीखा। उनके लिए फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा है। ये बस एक डेटा पॉइंट है जो उन्हें बताता है कि अगली बार क्या अलग करना है। इसके लिए धैर्य और इमोशनल कंट्रोल, यानी भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र भी सोर्स में है। ये सारी आदतें, अनुशासन, सीखना, सेहत, काफी हद तक व्यक्तिगत हैं। लेकिन कोई भी इंसान अकेले कामयाब नहीं होता। हम एक समाज में रहते हैं। इससे एक सवाल उठता है कि ये लोग अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। अब हम गाड़ी के इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी सड़क और उस पर मौजूद दूसरी गाड़ियां। किताब इस बात पर जोर देती है कि सफल लोग खुद को सही लोगों के बीच रखते हैं। आपका माहौल आपकी मानसिकता पर सीधा असर डालता है। सही बात है। अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए वे जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पॉजिटिव हों, जो उन्हें प्रेरणा दें और चुनौती भी दें। हाँ, और चुनौती भी दें। तो ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि एक तरह से अपना निजी मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है, कह सकते हैं। और इस माहौल में सही ढंग से रहने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होंगी। जैसे किताब में लिखा है कि वो अच्छे श्रोता होते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम अच्छे श्रोता हैं, लेकिन क्या किताब बताती है कि इसमें क्या खास है? खास बात इरादे में है। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, मतलब बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, कि सामने वाला चुप हो और वे अपनी बात रखें। इसके विपरीत सफल लोग समझने के लिए सुनते हैं। वे सवाल पूछते हैं, सामने वाले की बात को दोहराकर कंफर्म करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वे पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद हैं। वे लोगों को सम्मान देते हैं। और सुनना सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। सही। तो
इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के साथ भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। किताब में एक और आदत का जिक्र है, दूसरों की मदद करना और वैल्यू क्रिएट करना। वे सिर्फ ये नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं इसमें क्या वैल्यू डाल सकता हूँ। जब आप दूसरों की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपको भी बदले में वैल्यू मिलती है। हाँ, ये लेन देन का एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। और इस पूरे चक्र को, इस पूरे मशीन को एक साथ जोड़ने वाली गोंद क्या है? वो है एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदत, आभार व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड। उसके लिए शुक्रगुजार रहना, चाहे वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। ये नजरिया उन्हें जमीन से जोड़े रखता है, उन्हें संतोष की भावना देता है और उन्हें अहंकार से बचाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि सफलता कोई राज या कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सिस्टम। ये उन 100 छोटी-छोटी सही आदतों का नतीजा है जिन्हें रोज अपनाया जाता है। साफ लक्ष्य यानी जीपीएस, सही मानसिकता यानी ड्राइवर, अनुशासन यानी इंजन, लगातार सीखना यानी ईंधन, और अच्छे रिश्ते यानी इकोसिस्टम। ये सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों में पैदाइशी होती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी आदतें हैं, ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी मेहनत और अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। जैसा कि सोर्स कहता है, ये पैटर्न आज से ही फॉलो किया जा सकता है। आपको 100 की 100 आदतें एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं। नहीं, किसी एक से शुरू करें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर दूसरी पर जाएं। आज हमने उन बहुत सी चीजों के बारे में बात की जो कामयाब लोग करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब लोग लगातार नहीं करते? क्या पता सबसे जरूरी आदत अपनी जिंदगी में कुछ नया जोड़ने की नहीं, बल्कि कुछ गलत घटाने की हो।